बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इस तरीके से कई बार हम अपने बहुत बड़े बड़े थॉट्स को चंद शब्दों में एक्सप्रेस कर देते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आज मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ अमेजिंग इडियम्स जिनसे आप अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें चंद वर्ड्स में कह देंगे इन इंग्लिश, तो आइए सीखते हैं अमेजिंग इडियम्स इन इंग्लिश ओनली ऑन स्पोकन इंग्लिश ARA 24/7। आई होप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और आज से ही इन इडियम्स का यूज शुरू कर दीजिएगा। बहुत ही अच्छे इडियम्स हैं आपके सामने जिनको आप डेली लाइफ में आराम से यूज कर सकते हैं। सबसे पहला, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। सी, ये तो आपके लिए एक टीचिंग है मेरी। आप लोग को पता होगा कि एवरीवन कैन मेक प्रॉमिसेस, सारे लोग आकर के वादा कर लेते हैं और बड़े बड़े कमिटमेंट्स कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक्चुअली काम को करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग काम कर देते हैं उनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर काम नहीं करते उनकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। तो इसी जगह पर आपको कहना है Actions speak louder than words. Actions speak louder than words, कि कर्म में शब्दों से ज्यादा शक्ति होती है। नंबर 2, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब क्या होता है? जितना जरूरी है उससे ज्यादा काम करना। कभी कभी हमें अच्छा लगता है जितना जरूरी है उससे ज्यादा करना, और कभी कभी हमें लगता है कि यार मैं नहीं करने वाला हूँ इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है। सो देखो, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर, इन ऑर्डर टू डू व्हाट नोबडी एल्स कुड यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू गो द एक्स्ट्रा माइल। सेंटेंस सुना कि जो कोई और नहीं कर पाया अगर आप वो करना चाहते हैं तो आपको रेडी होना होगा टू गो द एक्स्ट्रा माइल। इसका मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट करना। I go the extra mile. नंबर 3, टू पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। देखो, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही कोई अनएक्सपेक्टेड सा काम कर देता है, बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है हमारे लिए ना। हमें लगता है कि हमें ये तो हो ही नहीं सकता था, राइट? तो हम लोग कहते हैं अरे बाबा, ही पुल्ड अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि देयर वाज नो वे पाकिस्तान कुड हैव वन द मैच, बट देन their ballers pulled a rabbit out of the hat। यानी कि कभी कभी उनकी बॉलिंग टीम बहुत अच्छा कर जाती है ना, तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल ही कुछ अनएक्सपेक्टेड कर जाते हैं और फिर वो कभी कभी मैच जीत भी जाते हैं। How? By pulling rabbits out of a hat? The next idiom is the ball is in your court। कहते नहीं है कि यार अब जो बॉल है वो तुम्हारे पाले में आ गई है, यानी कि अब तुम अपना शॉट चल सकते हो, है ना। कि कभी कभी हम कहते नहीं है कि भाई सुनो, दोनों तरफ से लड़ाई हो रही थी पर अब बॉल तुम्हारे पाले में आ गई है, यानी कि अब तुम ज्यादा पावरफुल हो, तुम डिसाइड करोगे कि क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। अक्सर लड़ाई झगड़े में या किसी तरीके के वाद विवाद में, या आप देख सकते हैं कॉम्पिटिशन में, लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास अपर ग्राउंड है, यानी कि तुम्हारे पास एक तरीके का बेनिफिट है। तो वहां पर आप कह सकते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। याद कर लीजिए और यूज करना शुरू करिए। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। और आइए सुनते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग होता है और आप जरा इसको आज से ही शुरू करें। अपने दोस्तों से जाकर के कहिए स्पिल द बीन्स। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी सीक्रेट को रिवील कर देना, टू गिव अवे अ सीक्रेट। आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं? जैसे आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी, तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने सिस्टर के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हूँ, और आपके वो दोस्त ने जाकर के वो बात आपकी सिस्टर को ही बता दी। तो आप कह सकते हैं माई फ्रेंड स्पिल्ड द बीन्स, यानी कि मेरी दोस्त ने सारा सीक्रेट खोल करके रख दिया। सो ये वाला जो है, ये तो आप अक्सर ही घर में भी यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े खुलासे आप लोगों के घर में होते रहते हैं भाई, सो यूज इट देयर। हमारा जो नेक्स्ट वाला इडियम है दैट इज ब्रेक अ लेग। इसका क्या मतलब हो जाता है? जब हम किसी को कहना चाहते हैं ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, तो हम कहेंगे आज से ब्रेक अ लेग, यानी कि तो बेसिकली इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जब कोई बहुत ज्यादा मजे करता है, खूब तगड़ा डांस करता है, या बहुत ज्यादा आप कहते नहीं मेहनत कर ली है, तो वहां पर क्या हो जाता है कि कभी कभी पैरों में दर्द, चोट एक्सेट्रा आ जाता है। तो पुराने समय से इसको जरा उठाया जाता है और वहां पर कहा जाता था कि खूब मेहनत करो, जीत कर आओ, और जीतने में तो इंसान चोटिल हो ही जाता है। तो वहां से आता है ब्रेक अ लेग, पैर तोड़ लो, वैसे नहीं, बट इट्स अ पॉजिटिव इडियम, ठीक है। तो आप किसी को भी कह सकते हैं गो अहेड, यू हैव डन अ गुड जॉब, गो ब्रेक अ लेग टुडे,
यानी कि अब तक तुमने खूब मेहनत करी है, आज जाके बिल्कुल मचा दो। तो हिंदी में जो हम कहते नहीं है मचा दो, अब तुम जाकर के कह देना ब्रेक अ लेग बडी। द नेक्स्ट इडियम इज पुल समवन्स लेग। आप लोग तो माहिर हैं, आपको पता है कैसे किसी का मजाक उड़ाना है, किसी को परेशान करना है, किसी थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि मजे लेना या फिर एंजॉय करना एक तरीके से, टू प्ले अ प्रैक्टिकल जोक। जब भी हम किसी पर एक जोक क्रैक करते हैं या उनको थोड़ा सा तंग करते हैं तो कह सकते हैं कि आई वॉज पुलिंग योर लेग। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कहा कि अरे तुम तो बहुत झूठे हो, आपने मजाक में कहा है, आप सीरियस नहीं है, तो वहां पर आप बाद में उस इंसान को एक्सप्लेन करते हुए कह सकते हैं आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, मैं तो तुम्हें सिर्फ तंग कर रहा था या छेड़ रहा था। द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज सैट ऑन द फेंस। सैट ऑन द फेंस का क्या मतलब हो जाता है? देखो, अब इस तरफ है रमेश, इस तरफ है सुरेश, और ये दोनों मेरे भाई हैं। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और ये भी मेरे पास आया बोलने कि दीदी ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और ये भी आया बोलने कि दीदी उसने मुझसे लड़ाई करी। और मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना तो मैं तुम्हारी टीम में हूँ ना तो मैं तुम्हारी टीम में हूँ। मैंने कहा आई एम सिटिंग ऑन द फेंस, यानी कि मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है कि सुरेश अच्छा है या रमेश अच्छा है। तो आप लोगों को भी जब किसी का साइड नहीं लेना है या फिर कोई डिसीजन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमें लंदन जाना है या हमें लुधियाना जाना है, तो आप कह सकते हैं ब्रो आई एम ऑन द फेंस। द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज थ्रू थिक एंड थिन। इसका मतलब हो जाता है कि कितनी भी खराब स्थिति आ जाए ना, तभी भी अगर कोई आपके साथ लॉयल है, तो इस इडियम को आप कैसे यूज कर सकते हैं? माई बेस्ट फ्रेंड हैज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी फैमिली के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। माई फैमिली हैज सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन, यानी कि अच्छा समय हो बुरा समय हो, मेरे परिवार ने मेरा हमेशा समर्थन किया है, सपोर्ट किया है। The next idiom that we have is once in a blue moon। ये तो आपको पता होगा, आपने कई बार सुना होगा, राइट? इसका मतलब हो जाता है रेयरली। अरे वो तो कभी कभार ही मेहनत करती है। She works hard rarely, है ना? She works hard once in a blue moon। वो तो कभी कभार ही मेहनत करती है ना, कि बिल्कुल एक आध बार ही, कभी एक महीने में उठ के खाना बना दिया या एक महीने में उठ के कपड़े धो दिए, तो कभी कभार मेहनत करती है। शायद ये मेरी बात हो रही है। So she works hard once in a blue moon। I meet her once in a blue moon। तो कोई भी चीज जो कभी कभार होती है उसके लिए आप कह सकते हैं once in a blue moon। The next idiom that we have is take it with a pinch of salt। इसका मतलब क्या होता है दोस्त, कि किसी चीज को सीरियसली मत लो जरूरत से ज्यादा। मान लो कि तुम्हें किसी दिन मैंने थोड़ा सा डांट दिया, ठीक है, आप क्लास में हो, आप कोई शैतानी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज्यादा एक्टिव हो गए हो, तो उदिशा मैम की तो आदत है डांट देती हैं, तो फिर आपके साथ वाले क्या कहते हैं? अरे टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि ज्यादा दिल से नहीं लगाओ यार। हिंदी में आप लोग अक्सर कहते हैं अरे दिल पे मत लो यार, लोड मत लो यार, तो आज के बाद आप क्या कह सकते हैं बड़ी इंग्लिश में? टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज कम रेन और शाइन। इसका मतलब क्या होता है? नो मैटर व्हाट, चाहे जो हो जाए। तो अक्सर हम लोग ऐसे बात करते हैं ना, चाहे जो हो जाए मम्मी मैं ये वाली बाइक लेके रहूंगा। ये वाली जिद तो आप सब कर चुके होंगे, चाहे जो हो जाए मम्मी हम ये वाला फोन खरीद के रहेंगे। सब लोग जिद करते हैं ना, तो मम्मी से आप अगली बार ऐसे बात करने से पहले थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, मम्मी से रिस्क मत लीजिए। लेकिन अगर आपको कहीं और कहना है कि चाहे जो हो जाए मैं ये नौकरी लेकर के रहूंगा, तो आप कहेंगे आई विल गेट दिस जॉब कम रेन और शाइन। चाहे धूप आए चाहे बारिश, मैं ये नौकरी पकड़ करके रहूंगा। The next idiom that we have is go down in flames, यानी कि किसी चीज का बहुत ही भीषण रूप से फेल होना। कभी कभी होता नहीं है कि यार एकदम ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मान लो कि कुछ प्लान किया, लेट अस से हमने कोई छोटी सी गेट टुगेदर या कोई पार्टी प्लान करी। अब पार्टी जहाँ प्लान करी, पहले तो वहाँ का खाना खराब निकला, फिर वहाँ पर बारिश होने लग गई, फिर पता चला कि वहाँ पर छाते भी अवेलेबल नहीं है, फिर पता चला कि लाइट भी चली गई। तो अब ये क्या हो रहा है दोस्त, ये तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं भाई? The exam went down in flames. I should have learned my English idioms. तो कभी कभी होता नहीं है कि बच्चे इंग्लिश idioms को सीरियसली नहीं लेते हैं और चले जाएंगे बैंक का एग्जाम देने, एसएससी का एग्जाम देने, तो वहां पर आप कह सकते हैं कि यार my exam went down in flames, यानी कि पूरी तरह बर्बाद कर दिया मैंने, और वहां पे तो 10 नंबर के idioms ही आ गए। तो आप कैसे कहेंगे? My exam went down in flames। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो नहीं। The next idiom we have is you can say that again. This is an idiom.
ध्यान से सुनिए, you can say that again। और इसका मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज को कहना चाहते हैं कि अरे ये तो सच है यार, किसी ने मान लो कि आपने मुझसे कहा उदिशा मैम आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो मैं ये थोड़ी कहूंगी कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। ये सच है यार, एक्चुअली थोड़ा सा गुस्सा मुझे आ जाता है ना, आप लोग तो जानते हैं, तो मैं उस चीज के लिए आपको कहूंगी यू कैन से दैट अगेन। क्योंकि देखो यार, अपनी कमियों को पहचान लेना ही ठीक होता है, और मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैंने कोशिश करी है कि मैं अब लोगों को कम डांटूं, राइट। सो आप अगली बार कह सकते हैं, जैसे किसी ने कहा कि यार तुम तो बड़े हैंडसम हो, तो हम क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं मैं हैंडसम कहाँ हूँ, मैं ब्यूटीफुल कहाँ हूँ। इसकी जगह आप कहिएगा यू कैन से दैट अगेन कि मैं तो हूँ ब्यूटीफुल या मैं तो हूँ हैंडसम, राइट। द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज जंप ऑन द बैंडवैगन। सो भाई एक चीज होती है भेड़ चाल का हिस्सा बनना। सब लोगों को जो है हमारे देश में G20 हुआ है, वाह वाह हमारा देश तो चमक रहा है, हमारा देश तो ये, हमारा देश तो वो। क्योंकि 4 लोग ऐसा कह रहे हैं तो 4 लोग और वही कहने लगेंगे, राइट। अचानक से कोई चीज बस भीड़ कहने लगे तो हम भी कहने लगेंगे, करेक्ट। इसी को कहते हैं एक ट्रेंड को फॉलो करना, यानी कि जंप ऑन द बैंडवैगन। इसका मतलब तो आपको समझा दिया है, आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट जस्ट जंप ऑन द बैंडवैगन, वी शुड डू आवर रिसर्च एंड देन कमेंट वेदर आवर कंट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग और नॉट। सिर्फ ट्रेंड फॉलो मत करो, एक्चुअली थोड़ा रिसर्च करके चेक करो कि देश बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। द नेक्स्ट इडियम दैट वी हैव इज बीटिंग अराउंड द बुश। बहुत ज्यादा वाला कॉमन है ये, और बहुत ज्यादा वाला यूजेबल है बेटा। क्योंकि अक्सर होता है लोग आएंगे आपके पास, अब उनको चाहिए आपकी वो रेड वाली शर्ट, ठीक है, लेकिन वो ऐसे आपके पास, अरे तुम्हारा फोन बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारा घर कितना सुंदर है। बातें घुमा रहे 15 मिनट वेस्ट भी करेंगे और फिर हमारे कपड़े भी ले जाएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे यार वो तुम्हारी रेड वाली शर्ट मिल जाएगी एक मीटिंग के लिए मुझे। उनको आप बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम डोंट बीट अराउंड द बुश, डायरेक्टली आस्क फॉर व्हाट यू नीड। जो चीज की जरूरत है डायरेक्टली मांगो, इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो। तो बातों को घुमाना, माया जाल बुनना, उसे हम कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। इसका मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल बाल जिसको हम कहते नहीं है, जस्ट बेयरली, राइट। और मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारा पासिंग मार्क्स था 12 नंबर, 20 नंबर का टेस्ट था और 12 नंबर का तुम्हारा पासिंग था, और तुम्हारे कितने आए, .12 आए। तो तुम क्या कहोगे, उफ आई पास्ड द टेस्ट barely by the skin of my teeth, barely by the skin of my teeth। तो आप इसको यूज कर सकते हैं जब भी आपको कहना हो बाल, ठीक है। The next one that we have is ignorance is bliss। देखो यार, जब तक हम परेशानियों को देखते रहते हैं, नेगेटिविटी को देखते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर भी ना एक तूफान भूचाल सा मचा रहता है। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि यार ये कैसे ठीक होगा। सो मच सो जो इंसान एक्चुअली देखता और सोचता है उसे सिर्फ अपनी चिंता नहीं होती है, अपने परिवार की, अपने रिश्तेदारों की, समाज की, देश की, विश्व की, वो किसी भी चीज की चिंता कर सकता है। तो ऐसी ही स्थिति में कहा जाता है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे ना तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। हर चीज की चिंता करना अच्छा नहीं है। The next idiom that we have is the whole 9 yards। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम बात कर रहे होते हैं ना कि कोई हर चीज विच इज रिलेटेड टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इस स्टूडियो के बारे में बात करनी है तो यहाँ पर रखी हुई हर एक चीज, मान लो मेरी अंगूठी खो गई इस स्टूडियो में, तो मैं क्या बोलूंगी, I have gone through the whole 9 yards but I've still not found my ring। यानी कि यहाँ पर रखी हर चीज को इंक्लूड करके मैंने चेक कर लिया। गोइंग थ्रू का मतलब चेक कर लेना, नजर डालना, पर फिर भी मुझे मेरी अंगूठी नहीं मिली। The next idiom that we have is to kill 2 birds with 1 stone। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाने, ये तो हम बचपन से कहते हैं, राइट। To achieve 2 goals or solve 2 problems with a single action। For example, आप कह सकते हैं by driving the costs up, both parties got what they wanted। Hence, the government killed 2 birds with 1 stone। Last idiom जो हमारे सामने है that is with flying colors। जब भी हम किसी को उन शुभकामना देना चाहते हैं या उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहते हैं कि
उनके साथ जो कुछ भी हो बहुत अच्छे से हो, परफेक्टली हो, बिना किसी गलती के हो। तो हम क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू पास योर फाइनल एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स, या फिर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू क्लियर योर इंटरव्यू विद फ्लाइंग कलर्स, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्टली उस इंटरव्यू को पास कर लें, क्लियर कर लें, एग्जाम को क्रैक कर लें, एट्सेट्रा। तो जब भी हम कहना चाहते हैं कि मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्टली हो जाए, तब हम इस ईडियम को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इन ईडियम्स को आज ही यूज़ करना शुरू कर दें। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं आपको हमेशा से कहती आई हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका उच्चारण, यानी कि प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी का ज्ञान, और सबसे लास्ट में आता है आपका ग्रामर पोर्शन। तो ग्रामर की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बता दिए हैं इंपॉर्टेंट ईडियम्स, इन्हें यूज करना शुरू कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल स्पोकन इंग्लिश अड्डा 24/7।